नमस्कार मित्रों, फ्यूचर क्लासेस के ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूँ संस्कृत को लेकर। संस्कृत में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, हमने उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पढ़ा और ये आपका पार्ट जो है ये फोर्थ है। फोर्थ में हम जानेंगे कि महेश्वर सूत्र का निर्माण कैसे होता है। सूत्र आप पढ़ चुके हैं तीसरे पार्ट में, तो अगर आप सूत्रों को जानना चाहते हैं तो तीसरे पार्ट में आप ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चौथे पार्ट में जो हम बात कर रहे हैं, यह चौथा पार्ट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो पहले कुछ प्रमुख तथ्य हैं, आइए इन कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपके सामने जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? कुछ प्रमुख तथ्य। अगर देखा जाए ये इस पार्ट में जो बात हो रही है, कुछ प्रमुख तथ्यों की बात हो रही है। ये मैंने आपके सामने 8 तथ्य लिखे हुए हैं। इन 8 तथ्यों को अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट लगभग काफ़ी क्लियर ही हो जाएगा। देखिएगा, पहले जो आपका प्रमुख तथ्य आपका पहले उसमें लिखा है, या क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि इन 14 महेश्वर सूत्रों की, यानी ये जो 14 महेश्वर सूत्रों की गणना करने पर कुल 42 वर्ण आते हैं। मैंने तीसरे वीडियो में आपको बताया, मैंने इसलिए कहा कि तीसरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको चौथा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इन 14 महेश्वर सूत्रों में जो कुल वर्णों की गणना जो होती है, कितनी होती है? 42 वर्ण आते हैं। इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर, इत संज्ञक वर्ण क्या मैंने बताए थे कि जो आपके वर्ण लिखे होते हैं 14 महेश्वर सूत्रों में, जो अंतिम के वर्ण हैं वो इत संज्ञक वर्ण है। तो क्या है कि इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर महेश्वर सूत्र में हा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। क्योंकि यहाँ भी आपको पता है कि हा वर्ण, देखिएगा हैवरट का जो आपका हा है और यहाँ पर जो हल का हा है, ये हा वर्ण आपका यहाँ और हा वर्ण यहाँ पर भी क्या है? 2 बार आए हैं। तो वही बात की गई है कि हा वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार होने से भ्रमवश 43 प्रत्याहार गिन लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जब हा वर्ण की गणना हम 2 बार कर लेंगे तो प्रत्याहार आपके कितने माने जाते हैं? 43 आपके बन जाते हैं। लेकिन जो आपके प्रत्याहार हैं वो कितने हैं आपके? 42 ही आपके प्रत्याहार माने जाते हैं। जबकि ऐसा जो होता है किसकी वजह से होता है? रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए किया जाता है। यानी जो ऐसा तथ्य अपनाया जाता है वह किसके लिए अपनाया जाता है? रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए अपनाया जाता है। यानी जो ऐसा किया जाता है वह क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको रा प्रत्याहार की सिद्धि करना है, तो इसलिए आप ऐसा करते हो। दूसरा कह रहा है कि महेश्वर सूत्र में प्रथम यानी पहले से लेकर चौथे तक, यानी पहले से लेकर और चौथा वर्ण जो है इसके अंतर्गत अच को रखा गया है। यानी अगर मैं बात करूं तो पहला आपका कौन सा है? ये है, यानी पहला आपका ये है और चौथा आपका कौन सा है? ये है। तो इनके अंतर्गत जो रखे गए हैं, आपने देखा कि यहाँ पर क्या रखे गए हैं? अच को रखा गया है। और अच का अर्थ जो होता है वो स्वर होता है। अच शब्द का जो अर्थ होता है, अच शब्द का अर्थ आपका क्या होता है? स्वर से माना जाता है। तो वही बात की गई है कि महेश्वर सूत्र में प्रथम से लेकर चतुर्थ तक, यानी पहले से लेकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले से लेकर चौथे तक जो आपके ये वर्ण आते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। देखिएगा, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सभी के सभी आप क्या कहलाएंगे? स्वर के ही तो अंतर्गत आएंगे ना आपके। तो वही बात की गई है कि महेश्वर सूत्र में प्रथम से लेकर चतुर्थ तक अच को रखा गया है, यानी स्वर को रखा गया है। इसी तरह से 8वें से लेकर, यानी 8वें सूत्र से लेकर 14वें व्यंजन को स्थान दिया गया है। यानी 8वें सूत्र से अगर मैं बात करूँगा तो कहाँ से? झ से, झबई से लेकर और हल तक जो स्थान दिया गया है वह व्यंजन वर्णों को स्थान दिया गया है। अब आप सोचोगे कि अंगा, या, मा, रा, ना, मा, ये भी क्या है? आपके व्यंजन ही तो हैं। लेकिन व्यंजन होने के साथ ही साथ
ये आपके जो वर्ण आपके लिखे हैं यह नासिक वर्ण है, और या वा रा आपके जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो मैंने इसमें जो काउंट किया है वह सिर्फ व्यंजन को लिया है, अंतस्थ वर्णों को, और इसके साथ साथ आपके जो नासिक हैं इनको स्थान नहीं दिया है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, कि 8वें से लेकर 14वें तक क्या रखा गया है, व्यंजन को स्थान दिया गया है। यानी 8वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक जो स्थान दिया गया है वह किनको स्थान दिया गया है, व्यंजनों को स्थान दिया गया है। अगले में बात की गई है कि 5वें तथा 6वें सूत्र में केवल अंतस्थ को स्थान दिया गया है। अभी मैं इसको आपको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा इनको, कि 5वें तथा 6वें सूत्र में केवल जो स्थान दिया गया है वह किसको स्थान दिया गया है, अंतस्थ व्यंजन को स्थान दिया गया है। यानी 5वें और 6वें, यहाँ पर आप देखोगे 5 है आपका और ये क्या है, छा। तो यहाँ पर देखिएगा हा, या, वा, रा और ये ला, ये क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो अंतस्थ वही बात की गई है कि 5वें तथा 6वें सूत्र में केवल किसको रखा गया है, अंतस्थ को स्थान आपके दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 5वें नंबर की, तो 7वें सूत्र में नासिक व्यंजन को स्थान दिया गया है। अभी मैंने जो आपको बताया ये पॉइंट, तो उसी को यहाँ पर देखिए मैंने अलग कर दिया है कि जो आपका 7वां सूत्र होता है, यानी जो 7वां सूत्र है, यहाँ से अगर बात करें कौन सा, ये 7वें सूत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो 7वें सूत्र में जो स्थान दिया गया है वह किसको दिया गया है, नासिक। नासिक का मतलब होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से दोनों से होता है उन वर्णों को नासिक कहते हैं। या, मा, ड़ा, ना और मा, ये जो आपके होते हैं अंगा, या, ड़ा, ना, मा, ये क्या कहलाते हैं आपके, यमवर्णम जो मैंने बोला। तो ये क्या कहलाएंगे आपको, ये लिखा हुआ है यमवर्णम, यानी ये जो वर्ण हैं आपके ये क्या हैं, नासिक हैं। तो वही बात लिखी गई है कि 7वें सूत्र में नासिक व्यंजन को स्थान दिया गया, यानी जो 7वां सूत्र होता है उसमें किसको स्थान दिया गया, नासिक को। अगले पॉइंट में बात करेंगे 6ठे नंबर में, तो 8वें तथा 9वें सूत्र में वर्णों के चौथे व्यंजन को स्थान दिया गया है। यानी जो आपका 8वां और 9वां सूत्र है इसमें वर्णों के चतुर्थ व्यंजन को स्थान दिया गया है। 8वां और 9वां की अगर बात करोगे तो देखिएगा यहाँ पर ये 8 है और 9, तो अगर यहाँ पर आप देखोगे झा, तो चा, छा, जा, झा चौथा वर्ण हुआ। इसी के साथ ही साथ भा, तो भा भी क्या है, पा, फा, बा, भा। यहाँ आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि मैंने बताया है कि जो अंतिम वर्ण होते हैं प्रत्याहार का निर्माण करते समय उन वर्णों का तस्य लोपा सूत्र से क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। इसी के साथ ही आपने देखा कि 8वें तथा 9वें सूत्र में वर्णों को क्या दिया गया है, चौथे व्यंजनों को स्थान दिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 10वें सूत्र में तृतीय व्यंजन को स्थान दिया गया है। अगर मैं 10वें सूत्र की बात करता हूँ तो 10वें सूत्र में जो स्थान दिया गया है वह किसको यहाँ पर स्थान दिया गया है, तृतीय वर्णों को। जा, बा, गड़, दस, यानी ये क्या है, वर्ग के आपके तृतीय वर्ण के रूप में आपके माने जाते हैं। इसी तरह से अगर आप देखोगे अगला जो बात की गई है कि 13वें तथा 14वें सूत्र में किसको स्थान दिया गया है, व्यंजन वर्णों को। यानी यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, यानी 13वें और 14वें में जो बात की गई है वह किसकी बात की गई है, ऊष्म व्यंजन वर्णों की बात की गई है। यानी यहाँ पर 13 और 14, 13 में देखिएगा ये है और 14 आपका ये है, तो इनमें जो बात की गई किसकी बात की गई है, ऊष्म व्यंजन की बात की गई है। तो ये आपके थे प्रत्याहार में से। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रत्याहार इनको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आपके सामने आए हुए हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब इसी को हम लोग एक बार थोड़ा सा अच्छे से जानता हूँ, बताता हूँ आपको कि कैसे आपको प्रत्याहार का निर्माण करना है। देखिएगा, 42 प्रत्याहार को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 14 महेश्वर सूत्रों को याद करना आसान है। तो 42 ना याद करके अगर आप 14 महेश्वर सूत्रों को याद कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि आपके 42 जो प्रत्याहार हैं उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा कि जिससे आप प्रत्याहार का निर्माण क्या है, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और जिन भी बालकों को अभी तक प्रत्याहार बनाने में दिक्कत थी वो सभी देखेंगे कि अब प्रत्याहार बनाने में उनको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है।
आइए शुरुआत से लेके चलते हैं। अभी जो मैंने पहली लाइन में लिखा था अच, अब यहाँ पर अगर आप अच प्रत्याहार लेते हो तो अब देखिएगा, जब आप अच प्रत्याहार आपने लिया तो देखिएगा पहले में आपका यहाँ पर क्या लिखा है, आ लिखा है, और दूसरे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखा आपने क्या लिखा है, चा लिखा है। तो हमने पहला लिया और क्या लिया, अंतिम, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आदि रंतेन संहिता यानी प्रत्याहार विधायक सूत्र जो आपने पढ़ा था पहले के वीडियो में, आप देखिएगा उसमें आपको मिलेगा। तो उसमें मैंने सूत्र क्या बताया था, आदि रंतेन संहिता यानी प्रत्याहार का निर्माण करते समय आदि का वर्ण और अंतिम के वर्ण को लिया जाता है। तो आदि का वर्ण यहाँ आपको क्या मिला है, आ मिला है, और अंतिम का वर्ण यहाँ आपको क्या मिला है, चा। तो अब इन दोनों के बीच में जितने भी वर्ण आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और आपने पढ़ा था लोप करते समय यानी तस्य लोपः सूत्र से आपने पढ़ा था कि जो अंतिम वर्ण होते हैं या कह लीजिए इत संज्ञक वर्ण होते हैं, हलंत्यम जो आपने पढ़ा था सूत्र, जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी प्रत्याहार का निर्माण करते समय उन वर्णों की गणना यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो देखिएगा शुरुआत से आप किसको लोगे, आ को हमने लिया, फिर किसको लिया, ई को लिया, फिर हमने किसको लिया, ऊ को लिया, और इसके बाद फिर हमने किसको लिया, री को लिया, फिर हमने किसको लिया, ली को, क्योंकि आपको जो अंतिम वर्ण है इनको नहीं लेना क्योंकि ये क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। तो आपने ले लिया, फिर क्या लिया आपने, ए लिया, फिर आपने क्या लिया, ओ लिया, और फिर आपने क्या लिया, आई लिया, और अंतिम में आपने क्या लिया, औ लिया। तो देखिएगा ये आपके जो स्वर है यानी 3, 6, 9, यानी संस्कृत में अगर पूछा जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 9 है, जबकि आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में स्वरों की संख्या आपको कितनी मिलती है, 11 मिलती है। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। तो आपने देखा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आपके आ गए, यानी अगर देखोगे 3, 6 और 9, तो यानी यहाँ पर ये 3 हो गए, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर कुल स्वरों की संख्या जो आपके सामने निकल कर आई कितनी आ गई, 9 स्वरों की संख्या आपके सामने निकल कर आ गई है। अब देखिएगा अगर मैं इसी से आपके कह दूं कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, अगर मैं कह दूं कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो देखिएगा शुरुआत का हमने आ लिया और अंतिम का अणा ले लिया, तो इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा, आ ई ऊ आ जाएगा, यानी क्या आएगा आपका, आ ई ऊ आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो आपका क्या आएगा, आ ई ऊ री री, ये क्या है आपका अक प्रत्याहार के अंतर्गत आपका आ जाएगा, यानी ये क्या है आपके अक प्रत्याहार हो जाएगा। या कह लीजिए जो अक प्रत्याहार आपसे बना है या क्या बना है आपका, ये भी आपके स्वर ही हैं, यानी ये आपके एक मात्रिक स्वर कहलाएंगे या इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। ये आपके क्या हैं, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं या इन्हीं को एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। चाहे आप इनको क्या कहिए, मूल स्वर कह लीजिए, क्योंकि मूल का कहने का मतलब क्या होता है, मूल शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है जड़, मूल शब्द का अर्थ क्या है, जड़ होता है। तो अन्य स्वरों का जो निर्माण हुआ है वह इन्हीं स्वरों से मिलकर हुआ है, इसीलिए इन्हें जो कहा जाता है मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। और इनमें एक ही मात्रा होती है, क्योंकि आपको पता है कि आ की कोई मात्रा है नहीं, ई की मात्रा ये है, छोटा ऊ की मात्रा ये है, री की जो मात्रा है ये है, और री की भी जो मात्रा है वो इसी रूप में प्रयोग होती है। तो इसीलिए देखा जाएगा कि इनमें एक मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इन वर्णों को जो नाम दिया जाता है वह मूल स्वर या कह लीजिए एक मात्रिक के नाम से आपका जाना जाता है। अब देखिएगा अगर मैं अगले में बात करता हूँ आपका, तो मैंने बताया था कि आपके यानी जितने भी शब्द होते हैं उनमें अगर प्रत्याहार का आप निर्माण करोगे, तो जब हम यहाँ पर अगर मैं यण प्रत्याहार लेता हूँ, कौन सा प्रत्याहार,
यण प्रत्याहार। तो यण प्रत्याहार लेने पर आपका, अब देखिएगा, जो वर्ण आपने उठाया है वही वर्ण से आपको लिखना है, उसके पीछे के वर्णों को लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यण प्रत्याहार में आपने देखा कि आपने या यहाँ से उठाया है तो आपको क्या लिखना है, या, फिर उसके बाद क्या लेना है, वा लेना है, फिर उसके बाद रा लेना है, और फिर क्या लेना है आपको, ला लेना है, और आ आपको नहीं लेना है। तो या, वा, रा, ला, यानी ये आपके चार क्या हो गए, अलग हो गए। या, वा, रा, ला, इन्हीं को आप अंतस्थ व्यंजन कहते हो। अभी जो मैंने आपको बातें वहाँ पर लिखी थी वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिद्ध करके देखिए बता रहा हूँ। तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन के नाम से आपके जाने जाते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो आपका सातवां होता है, यानी क्या होता है कि सातवां आपका जो है, इसके अंतर्गत आपका क्या आते हैं, जो प्रत्याहार हैं, यानी सातवां प्रत्याहार में अगर देखेंगे, यम प्रत्याहार अगर मैं लेता हूँ तो इसके अंतर्गत किन किन वर्णों को शामिल किया जाएगा, या, मा, रा, और इसके बाद ना, ये चार आपके आ गए ना, या, मा, रा, न, ये भी क्या है आपके नासिक के व्यंजन है ना। यहाँ पर देखा जाएगा ये आपके जो व्यंजन है कैसे व्यंजन है, नासिक के व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। क्या है, नासिक के व्यंजन आपके मान लिए जाएंगे। अब इसी में अगर हम बात करते हैं आगे, अगर मैं बात करूं कि जो आपके प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है, अगर देखा जाएगा, मैंने बताया कि 8वें और 9वें वर्ण में आपके वर्ग के चौथे व्यंजनों का प्रयोग हुआ, यानी 8वां और जो 9वां आपका प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत वर्ग के कौन से चौथे वर्ण को स्थान दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्या है, झा है, तो हमने क्या लिया, झा लिया, और अंतिम में आपका क्या है, शा है, तो हमने क्या लिया, झस। तो प्रत्याहार कौन सा बन गया, झस प्रत्याहार। और इसमें जो वर्ण काउंट किए जाएंगे, अब देखिएगा यहाँ पर आपको झा लेना है, फिर आपको भा लेना है, इया लेना है नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण है। फिर आपको क्या लेना है, घा लेना है, फिर आपको क्या लेना है, ढा लेना है, फिर आपको धा लेना है। अब इनको अगर आप देखोगे तो ये वर्ग के क्या है, चौथे अक्षर है, यानी वर्ग के ये क्या है, चौथे अक्षर है, यानी वर्ग के ये क्या है, चौथे अक्षर सबके सब है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर देखते हैं। देखिएगा वर्ग के चौथे अक्षर हैं क्या, यहाँ से अगर आप देखते हो, जब आप काखा गाघा अंगा की क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी चौथे प्रत्याहार में आपने देखा कि जब हम काखा गाघा अंगा की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपकी जो बात आती है, यानी वर्ग के चौथे अक्षर की बात करूं तो क्या लिखते हो आप, का, खा, गा, घा, अंगा। यहाँ से आप लिखते हो चा, छा, जा, झा, इया, ता, था, डा, ढा, आ। यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना। यहाँ पर आप लिखते हो पा, फा, बा, भा, मा। देखिएगा ये वर्ग के क्या हुए, चौथे वर्ण हुए, घा, जा, ढा, धा, भा। और वहीं पर आए हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो घा, फिर आपका झा है, फिर आपका ढा है, फिर आपका भा है, और फिर आपका धा। तो यही क्या है, चारों वर्ण आपके आए हैं ना। और अगर देखा जाएगा 1, 2, 3, 4, तो वर्ग के कौन से हुए, चौथे वर्ग। तो वही बात की गई है कि वर्ग के चौथे वर्ण जो आते हैं वो आपके किस प्रत्याहार के, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आपके मान लिए जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आगे देखिएगा, इसी के साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया है कि जो आपके और भी प्रत्याहारों का निर्माण होता है, यानी आपने 8वां 9वां देखा। अब जितने भी प्रत्याहार का आप निर्माण करना चाहोगे, अगर आप जस प्रत्याहार अगर आपने एक बनाया, देखिएगा एक प्रत्याहार और देखिएगा, अगर मैंने जस प्रत्याहार बनाया तो यहाँ पर क्या आएगा, जा आएगा, यहाँ पर बा आएगा, यहाँ पर गा आएगा, यहाँ पर डा आएगा, और यहाँ पर दा। सॉरी, देखिएगा जस प्रत्याहार आपका बना हुआ है। जस प्रत्याहार में हमने क्या लिया, यहाँ का जा लिया और यहाँ का शा लिया। अब देखिएगा जा हमने लिया, फिर बा लिया, फिर गा लिया, फिर डा लिया, फिर दा। तो अगर बात करोगे तो ये आपके वर्ग के क्या हैं, तीसरे अक्षर हैं। ये जितने भी अक्षर आपके सामने लिखे हुए हैं ये वर्ग के क्या हैं, तीसरे अक्षर। आप लिखते हो गा,
जा, डा, दा, बा, ये क्या है आपके वर्ग के तीसरे अक्षर ही तो हैं, क्योंकि आप लिखते हो ना का, खा, गा, घा, और ये अंगा आपने लिखा, फिर आपने लिखा चा, छा, जा, झा, इया, फिर आपने लिखा टा, ठा, डा, आपने यहाँ लिखा, फिर आपने लिखा ता, था और दा, यानी ये जो आपके आते हैं गा, जा, डा, और यहाँ पा, फा, बा, तो यानी यहाँ पर ये क्या है वर्ग के तीसरे अक्षर हुए ना, 1, 2 और 3। तो इसीलिए कहा गया कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत, या आप कह लीजिए जो 10 नंबर है सूत्र के अंतर्गत, वर्ग के तीसरे वर्णों को स्थान आपके दिया गया है। तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी के साथ ही साथ अगर मैं अगले उसमें बात करूं आपके कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि जो आपके और भी जितने भी आपके वर्ण लिखे हुए हैं, अगर इनमें मैं लास्ट में बात करूं तो अंतिम में क्या मैंने बताया था कि जो आपका 13 और 14 है, इसके अंतर्गत आपके कौन से आते हैं, अगर देखा जाएगा 13वें और 14वें के अंतर्गत आपके क्या उस व्यंजन को स्थान दिया गया है, यानी इसके अंतर्गत किसको स्थान दिया गया है, उस व्यंजन को स्थान दिया गया है। यानी अगर आप देखोगे तो उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं, शा, शा, शा और हा, ये क्या कहलाते हैं आपके उस व्यंजन कहलाते हैं ना। यानी अगर देखोगे कौन सा प्रत्याहार बनेगा, शल प्रत्याहार। प्रत्याहार का निर्माण कौन सा बनता है, शल। तो इसमें देखोगे शा, शा, शा और हाँ, ये देखिए उस व्यंजन बन के आ गए हैं ना, तो ये आपका क्या बन गया, उस व्यंजन बन गए हैं। यानी इन्हीं को जो कहा जाता है वह क्या नाम दिया गया, उस व्यंजन के नाम से आपको जाना जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको लगभग पूरा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से आपने देखा कि प्रत्याहार का निर्माण करना भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको वीडियो को चारों पार्ट को आप देखिएगा तो आपको प्रत्याहार जीवन में कभी भी नहीं भूलने वाला है, और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।